हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपसे जो मैंने वादा किया था उसके तहत मैं आपके लिए मैराथन क्लास जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक आपका करंट अफेयर का मैराथन क्लास ये है। ये आपका क्लास जो है मैराथन क्लास है। तो स्वागत है हमारे चैनल पे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे। टेलीग्राम हमारा है वेब्स एकेडमी 24। इसमें क्या होगा ना कि आपको सिर्फ करंट का ऑप्शन बताकर आंसर बताकर नहीं, आपको फुल डिटेल इसमें एनालाइज होगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा धैर्य बनाइए रखिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ये सारे ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम के लिए भी ये बेनिफिशियरी रहेगा और अब बाकी बढ़ते हैं, ऑल एग्ज़ाम के लिए भी ये आपका बेनिफिट है। जिससे क्या होगा इसके आपका करंट के साथ-साथ ये क्या होगा, आपका स्टैटिक्स जो पोर्शन है ना और जनरल स्टडी का नॉलेज आपको ब्रीफ में आपको मिलती रहेगी। ओके? तो बढ़ते हैं, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा। तो ये हमारा जो है आपका पहला है, क्या बता रहा है क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? इन विच कंट्री वाज द G20 समिट 2025 हेल्ड? ओके, तो आपका कहाँ है, ये कहाँ हुआ था आपका? आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। आपका इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? तो आपका 2024 में हुआ था, जो आपका ब्राजील में हुआ था। ओके। और 2023 वाला में जो हुआ था आपका भारत में हुआ था। 2023 का भारत में हुआ था, जो न्यू दिल्ली में हुआ था आपका मंडपम में, भारत मंडपम। ओके। और ऐसे G20 का जो शुरुआत हुआ है आपका आपका 1999 में हुआ है। शुरुआत कब हुआ? 1999 में। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो है आपका वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास एवं सहयोग करना होता है। ठीक है? ये इनमें कितने सदस्य हैं? तो सदस्य जो है आपका 19 देश है और प्लस में एक जो है यूरोपियन यूनियन है। ठीक है? तो इसलिए 20 G20 इसको बोला जाता है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं। इसका महत्व जो है ना आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है ये इतना, क्योंकि जीडीपी जो वर्ल्ड का जीडीपी का ना, ये लगभग आपका 85% मतलब जो होता है 85% ये कंट्रीब्यूट करता है। और ट्रेड का जो है, विश्व का ट्रेड में ये आपका 75% आपका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसका योगदान है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज का अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है हमारा कि इसरो द्वारा दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित गगनयान मिशन के मानव रहित परीक्षणों में किस अर्ध मानवीय रोबोट यानी ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा? तो किसको भेजा जाएगा? तो आप लोग बताइए किसको भेजा जाएगा? तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा व्योममित्रा को। देखिए ह्यूमनॉइड व्योममित्रा जो है क्या है, इसरो द्वारा ये विकसित किया गया है। क्या है? एक महिला आकृति का ह्यूमनॉइड है। कैसा है? एक महिला आकृति का, जो क्या करेगा, मॉडल का क्रू मॉड्यूल में क्या करेगा कि अंदर ये क्या में रहेगा, जो क्या करेगा, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट सर्विलांस करेगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ये जांच करेगा, तथा ये अंतरिक्ष से जो संवाद होगा वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ये करेगा। कौन? आपका व्योममित्रा। ये जो है ना आपका गगनयान मिशन जो है आपका ये भारत का जो है पहला मानव मिशन है। क्या है? भारत का पहला मानव मिशन है। ओके, तो पहला मानव मिशन है और ये इसरो द्वारा ये किया जाएगा। आपका कब तक ये मतलब हो जाएगा? आपका 2027 तक, 2027 तक। लक्ष्य क्या है इसमें? लक्ष्य इसमें है, टारगेट क्या लिया गया है कि आपको भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जो है ना, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लियो में जो आपका लो अर्थ आपका ऑर्बिट जो है उसमें भेजकर वापस लाना है। लगभग ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ले जाएगा। और इसमें क्या है कि मिशन की अवधि जो लगभग रहेगा 3 दिन तक रहेगा। कितना? 3 दिन तक रहेगा। और ये सब इसमें जो है इंडिजिनियस टेक्निक का मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। और ये कौन-सा रॉकेट से होगा? LVM-3 मतलब आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ये रॉकेट से प्रक्षेपण किया जाएगा। इसमें क्या-क्या रहेगा आपका? क्रू मॉड्यूल रहेगा, सर्विस मॉड्यूल रहेगा और एक क्रू एस्केप सिस्टम भी इसमें जोड़ा जाएगा।
और अभी जो है इसरो का जो है अभी चेयरमैन जो है आपका कौन है? आपका डॉक्टर वी नारायण, ठीक है? वीएन ओके रमन्ना जो जिनको नाम है वीएन रमन्ना, ओके, जिसको वी नारायण रमन्ना कहा जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ओके, सॉरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसकी स्थापना कब हुआ था? आपका स्थापना यह होता है 1969 में, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका बेंगलुरु में है। कहाँ? आपका कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका जो एक और थे संस्थापक जो माना जाता है इनका, किनका माना, कौन है इनके संस्थापक? आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मार्च 2025 में किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खिताब जीता था? तो किसने जीता था आपका? तो ये हमारे प्यारे भारत ने जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी जो कब हुआ था आपका? 19 फरवरी से आपका चला था, आपका 9 मार्च तक चला था। और ये है जो मतलब कहाँ आयोजन हुआ था? यूएई प्लस आपका पाकिस्तान में हुआ था। यूएई में भारत का सारा मैच, भारतीय मैच जो हुआ था आपका यूएई में खेला गया था, बाकी औरों का मतलब यहाँ पाकिस्तान में हुआ था। और भारत ने जो मैच जीता था न्यूजीलैंड को हराकर, ये फाइनल जीता था। और इसमें लगभग 8 टीमों ने भाग लिया था, 8 टीम भाग लिया था। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन का पूरा सार हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्या कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किसे सम्मानित किया गया है आपको? मनु भाकर को भी किया गया है, डी गुकेश को भी किया गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी किया गया है, उपरोक्त इनमें सभी में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। पहले तो ये जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है क्या? ये क्या है ना कि भारत का सर्वोच्च खेल में सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है? पहले इसका जो नाम था, पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। क्या था इसका नाम पहले? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम है था, जो 2021 में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका शुरुआत जो हुआ था, कब शुरुआत हुआ था? 1991 से 92 के बीच में इसका शुरुआत हुआ था। इसमें क्या होता है कि ये जो अवार्ड देने का जो एक प्रक्रिया रहता है कि ये 4 वर्षों में जो है इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों में? 4 वर्षों में क्या होता है आपका 4 वर्षों में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये दिया जाता है, मतलब जो सबसे अच्छा करेगा उसको मिलता है। ये ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में आदि में जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं उनको मिलता है, ठीक है? जो प्रथम हमारे जो सम्मान जो जीतने वाले थे वो कौन थे आपका? विश्वनाथन आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी थे। और 2025 में जो मिला है आपका मनु भाकर को मिला है, ठीक है? ये मनु भाकर को मिल गया है आपका। और आपका डी कुगेस को मिला है, जो शतरंज के खिलाड़ी ये भी है डी कुगेस। और हरमनप्रीत जो सिंह है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और मनु भाकर जो है आपका शूटिंग के खिलाड़ी हैं। कौन है? शूटिंग खिलाड़ी हैं। ये शतरंज हो गए आपका डी कुगेस, और हरमनप्रीत हो गए हॉकी। तो ये आप याद रखिएगा। आपका जो अभी एक और मिला है वो है एक प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलेटिक्स है। क्या है? पैरा एथलेटिक्स, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रवीण कुमार भी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि जनवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये हम लोग जान रहे हैं कि आपका डोनाल्ड ट्रंप। ये इनका दूसरा बार ये राष्ट्रपति बने हैं। कितने क्या बार है? दूसरा बार है। जो पहला इनका बने थे 2017 से आपका 21 तक, और ये है 2000 आपका अभी मतलब 2025 से आपका कब तक रहेगा? ये 29 तक रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक प्रावधान है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो रहता है आपका 4 वर्षों का रहता है, जैसे इंडिया में आपका 5 वर्षों का रहता है।
और यहाँ क्या है एक सिस्टम कि 2 बार यहाँ अधिकतम है, आप राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। समझे? और इंडिया में क्या है 5 वर्ष है और अनगिनत बार आप ये बन सकते हैं। और यहाँ के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये सरकार के प्रमुख रहेंगे, सरकार के प्रमुख रहते हैं। और भारत में क्या है, सरकार के प्रमुख कौन रहता है? भारत में आपका पीएम रहता है। नाम मात्र का आपका प्रमुख कौन रहते हैं? हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। और यही हो आपका डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे, वास्तविक कार्यकारी शक्ति भी इन्हीं के पास रहता है। तो इतना जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि भारत कौन-सा राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? तो कौन-सा रहा है आपका? किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आपका आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये सबसे ज़्यादा जो ऊपर जो रहा है हमारा कौन-सा रहा है? आपका उड़ीसा रहा है। उड़ीसा इस बार स्कोर जो पाया है आपका 67.8 स्कोर किया है, ठीक है? उसके बाद छत्तीसगढ़ रहा है, आपका छत्तीसगढ़ रहा है, फिर गोवा रहा है, झारखंड रहा है, आपका गुजरात रहा है। ये सब क्या है? आपका अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले हैं, कमज़ोर करने वाले हैं जो कौन है? पंजाब हो गया, पंजाब, आपका आंध्र प्रदेश, आपका केरला, ये सब क्या है? और वेस्ट बंगाल, ये सब कमज़ोर मतलब इसमें प्रदर्शन किया है। ये पहले हम लोग ये अब जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या होता है। ये क्या होता है कि नीति आयोग द्वारा एक एक राज्य स्तरीय क्या होता है, वित्तीय स्वास्थ्य जो वित्तीय फाइनेंस हेल्थ का क्या है रिपोर्ट होता है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, ये लक्ष्य इसका क्या होता है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति को आर्थिक स्थिरता और वित्तीय प्रबंधन का आकलन करना होता है कि कैसा राज्य का आर्थिक स्थिरता है और आपका वित्तीय प्रबंधन किस तरह का है। इनके मापने का 4 आयाम होते हैं, ठीक है? ये 4 आयाम द्वारा मापा जाता है। तो कौन-कौन होता है? पहला देखा जाता है कि खर्च की गुणवत्ता क्या है? खर्च की गुणवत्ता, ठीक है? मतलब हो गया आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दूसरा राजस्व जुटाने की क्षमता, राजस्व जुटाने की क्षमता, जिसका मतलब होता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। आपका थर्ड जो होता है आपका वित्तीय अनुशासन होता है। क्या होता है? वित्तीय अनुशासन होता है। आपका चौथा क्या होता है आपका मतलब वित्तीय अनुशासन माने हो गया आपका फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है? आपका फोर्थ क्या हो गया आपका लोन संकेत हो गया, आपका ऋण संकेत हो गया, यानी डेब्ट इंडेक्स आपका क्या है? और 5 होता है, सॉरी यहाँ पे मैं 4 बोल रहा था, 5 होता है, लास्ट जो होता है आपका डेब्ट सस्टेनेबिलिटी होता है, एक डेब्ट सस्टेनेबिलिटी होता है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत था। इतना ही आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ऐसे पढ़ के निकल देना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सबसे ऊँचा रहा तो उड़ीसा रहा, ऐसा नहीं है। आप इसके बारे में अगर पूरी जानकारी ले रहे हो ना, तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा ना कि इससे जुड़े और भी कोई शब्द मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया कि मान लिया जाए कि ये नहीं दे के आपको बोला कि कौन जारी करता है, तो नीति आयोग के बारे में आपको पता चल गया। कितने आयाम होते हैं, तो आयाम के बारे में इसके पता चल गया कि 5 आयाम होते हैं, किस-किस पे होता है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे दिया जाता है, राजस्व जुटाने की क्षमता पे दिया जाता है, आपको वित्तीय अनुशासन पे दिया जाता है, ऋण संकेतक पे दिया जाता है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी पे दिया जाता है। तो ये आपके क्या है ओवरऑल जो करंट का मतलब ये मेरा पर्पस यही था ना कि करंट का जो मैराथन जो मैं आज अभी क्लास करवा रहा हूँ आपको, कि इसके साथ है ना कि मेरा क्वेश्चन भले ही बहुत कम मतलब आपको मैं करवा पाऊँ, लेकिन पूरी नॉलेज के साथ आप एक-एक वर्ड मतलब आप जान जाएँ कि हाँ, किसके बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आप इसे शेयर करते रहिए औरों के पास और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। और हमारा एक मुहिम है कि 1 के सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, कैसा है और आगे भी और कुछ ऐसी इसी तरह का मैराथन क्लास लाने की आवश्यकता है। ओके? तो बढ़ते हैं आगे। अगला चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो की गई है कि आपका डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किसके लिए किया गया है? तो शिक्षा में किया गया है आपका, आपके शिक्षा के लिए किया गया है। ओके? ये किसके लिए किया गया है? आपका शिक्षा के लिए। पहले तो इसका जो डीपीआई जो होता है, आपका डीपीआई
इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें क्या है ना कि डिजिटल सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, डिजिटल सेवाओं और मंच के माध्यम से क्या होता है कि शिक्षा, हेल्थ और फाइनेंस एवं सरकारी जो सेवाएँ हैं, उसको क्या करना है, नागरिकों तक पहुँचाना है। तो इसमें शिक्षा के लिए इस बार किया गया है। डीपीआई के तहत क्या है कि दीक्षा जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म आपका दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म जो है और ई-लर्निंग जो है प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल शिक्षा संसाधन इसमें शामिल किया गया है, ठीक है? तो ये क्या है, आपका शिक्षा के लिए किया गया है। डीपीआई जो होता है कि वह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होता है, मतलब वैसा मंच और नेटवर्क है, जो क्या करता है कि सार्वजनिक सेवाओं जैसे पब्लिक सर्विस हो गया, आपका फाइनेंशियल लेन-देन जो हो गया, आपका नागरिक पहचान को सुगम बनाता है, ये सुरक्षित करता है और समावेशी बनाने के लिए ये क्या करता है, आपका स्थापित किया गया है। क्या होता है कि सार्वजनिक सेवा में आप लोग थोड़ा-सा जानिए कि सार्वजनिक सेवा किस तरह का होता है इसमें। जैसे शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, आपका सरकारी सेवाएँ हो गया, जैसे आपका दीक्षा इसके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, ई-संजीवनी है जो आपका हेल्थ के लिए है, कोविन है जो आपका सरकारी सेवाओं के लिए है, तो ये आपका सार्वजनिक सेवा हो गया। और पहचान और प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है? पहचान और प्रमाण पत्र जैसे आधार हो गया, आपका डिजी लॉकर हो गया, ई-साइन हो गया, ये सब क्या है, आपका क्या है, आपका डीपीआई ही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। और फिर हो गया कि आपका यूपीआई हो गया, आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसे कहा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच जून 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम है? तो जो अभी जून में जो हुआ है, उसका जो नाम है एक्सरसाइज़ शक्ति है, ठीक है? ये शक्ति है। ऐसे होता बरून भी फ्रांस के साथ है, गरुड़ भी आपका फ्रांस के साथ ही है। ये कैसा है आपका ये शक्ति जो है आपका थल सेना का है। वरुण जो आपका है, वरुण जो आपका एक्सरसाइज़ है वो क्या है, आपका नेवी नौसेना है और ये जो गरुड़ आपका है, वो आपका क्या है, आपका एयर फोर्स का है यानी वायुसेना का है। ठीक है? ये क्या है एक्सरसाइज़, मतलब जो आपका शक्ति है, ये इसका जो है 18वाँ सेशन क्यावाँ हुआ? 18वाँ एडिशन हुआ, ठीक है? फ्रांस में ही हुआ है ये, कहाँ हुआ? फ्रांस में ही हुआ है शक्ति, ओके? पहले शक्ति के बारे में देखते हैं कि 18वाँ हुआ, कहाँ हुआ ये? फ्रांस में ही हुआ, ठीक है? फ्रांस में और ये कैसा है? आपका थल सेना का अभ्यास है, ओके? 18वाँ फ्रांस थल सेना और इसका जो ऑब्जेक्टिव तो सबका वही है, आपका सैन्य का तालमेल बढ़ाना है, जॉइंट ऑपरेशन क्षमता विकसित करना है, सामरिक प्रशिक्षण करना है, युद्धाभ्यास करना है, तकनीक का ज्ञान का आदान-प्रदान करना है। इसका जो शुरुआत हुआ था ना आपका 2011 में हुआ था, तो ये नोट रखिएगा, ये एक्सरसाइज का शक्ति कब होना था? 2011 में। अब आते हैं आपका बरून पे आते हैं, तो बरून का शुरुआत आपका हुआ था सबसे पहले 2001 में हुआ था और ये कैसा है नौसेना अभ्यास है, कैसा है? नौसेना अभ्यास है, जो फ्रांस और ये किस पर आधारित है? इंडो जो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, उसमें सहयोग करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, ओके? और गरुड़ जो है आपका, ये क्या है? वायुसेना अभ्यास है। इसका शुरुआत हुआ था 2003 में हुआ था, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। एक और चलता है आपका एक्सरसाइज जो है आपका डेजर्ट नाइट, ठीक है? जो ये आपका जो नीचे है डेजर्ट नाइट, ये भी क्या है? वायुसेना का ही यानी एयरफोर्स का ही है। तो गरुड़ और डेजर्ट नाइट जो हुआ आपका वायुसेना हुआ, आपका वरुण जो हुआ आपका नौसेना हुआ और शक्ति जो हुआ आपका थल सेना हुआ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कैसे इस यहाँ पे घुमा के दिया है आपका कि सारा तो फ्रांस से ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब पूछ जाता है करंट में, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। शक्ति भी है, वरुण भी है और गरुड़ भी है और डेजर्ट नाइट भी है। आपको इससे क्या हुआ, इसका टोटल मतलब जितना भी आप जानकारी चाहते थे कि क्या-क्या होता है, तो ये 4 आपका अभ्यास होता है फ्रांस से, तो आपको फ्रांस के बारे में मतलब फ्रांस से जो अभ्यास है, उसके बारे में अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। ओके, तो यही मेरा पर्पस है लाने का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा का क्या कह रहा है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा है, तो ये कितना रहा है आपका आपका 151 रहा है। यहाँ पे 150 दिया है लेकिन 151 रहा है, ठीक है? 151 रहा है, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। ये कितने देशों में? आपका 100 आउट ऑफ 180 देशों में। स्कोर कितना किया है आपका 32 पॉइंट आपका 96, ठीक है? पिछले वर्ष जो था, पिछला वर्ष जो था आपका
2000 आपका 24 में तो ये कितना था, 159 था। कितना था आपका 2024 में 159 था। आपका आपका 2025 में आपका 151 था, 159 2024 में, और 100 सॉरी 200 2024 में 159 था और 151 है 2025 में। इस बार जो स्कोर किया है आपका 32 पॉइंट आपका 96। ओके। वर्ल्ड प्रेस जो ये इंडेक्स है आपका जो निकालता है वो कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता जो है आपका, जारीकर्ता का नाम जो है आपका, ये याद रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के, ये क्या है आपका रिपोर्ट्स जो विदाउट बॉर्डर्स है, वो पेरिस में, पेरिस जो है फ्रांस में, वहीं स्थित एक एनजीओ है। क्या है, एनजीओ है। क्या है आप, एनजीओ है कौन, आपका रिपोर्ट जो विदाउट बॉर्डर्स जो जारी करता है, सॉरी बॉर्डर जो जारी करता है, वो क्या है आपका, एक एनजीओ है। क्या, फ्रांस स्थित। ये क्या करता है, ये देखता क्या है आपका कि पर मतलब ये एक वार्षिक रैंकिंग देता है, प्रदान करता है, जो दुनिया भर के देशों में पत्रकार जो होते हैं, मीडिया होते हैं, आपका पत्रकार होते हैं, ये कितनी मतलब इसकी स्वतंत्रता नापता है कि कितना इनको फ्रीडम है। और ये जो आपका इंडेक्स है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है कि किस देश में मीडिया कितना स्वतंत्र रूप से कोई खबर कवर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, आपको प्रकाशित कर रहा है, कर सकता है बिना किसी मतलब आपका सरकारी या अन्य दबाव से। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पर जो हमारा है अभी आपका नॉर्वे है। क्या है, कौन है, नॉर्वे है। और सेकंड में जो है आपका इस्टोनिया है। कौन है, इस्टोनिया है। ठीक है, थर्ड में आपका कौन है, आपका नीदरलैंड है। कौन है, आपका नीदरलैंड है। तो ये आप नोट करते चलिएगा आप। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि 2025 में किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? किसको किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये इसका क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है आपका, ब्राजील में है, ब्राजील में है। ये क्या कर रहा है कि पहली बात तो ये जानते हैं कि ये क्या है, यूनेस्को का क्या है, वार्षिक सम्मान दिया जाता है इससे। इससे क्या होता है, वार्षिक सम्मान है कि मतलब जिसमें क्या होता है कि किसी एक शहर को राजधानी के रूप में, मतलब ये आपका 23 अप्रैल को जो होता है ना, 23 अप्रैल याद रखिएगा, 23 अप्रैल को आपका वर्ल्ड आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट कॉपीराइट आपका कॉपीराइट डे बनाया जाता है। कब, आपका 23 अप्रैल को। तो इसी दिन क्या होता है, घोषित करता है कि अगले वर्ष तक विश्व पुस्तक राजधानी जो होता है कौन रहेगा। तो ये कौन करता है, यूनेस्को द्वारा किया जाता है। ओके। और ये उन शहरों को दिया जाएगा ना, मतलब कोई कोई तो क्राइटेरिया रहेगा ना। तो क्राइटेरिया ये है कि शहर में मतलब क्या होता है कि जो बुक को या पढ़ाई को या मतलब बुक पढ़ाई, साक्षरता, लिटरेसी एंड आपका जो लिटरेचर गतिविधियां है ना, उसको क्या है, ये शहर बढ़ावा दे रहा है। और 2026 के लिए जो आपका चुना जाएगा, घोषणा कर दिया गया है आपका, रबात को किया गया है। ठीक है, रबात जो मोरक्को में है। ठीक है, मोरक्को में है। ओके। तो आपका ये आपका घोषित कर दिया गया है पहले से ही। तो इतनी जानकारी हम लोग प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो आपको मैं बेहतरीन तरीके से मैं आप समझाते चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप नोट डाउन भी कीजिएगा। मेरे पास है ऐसा कि आपको मैं प्रॉपर मैं लिखवा सकता था, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास से अभी उस तरीके का मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं नहीं लिखवा पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश मैं बहुत अच्छे से किया हूँ कि आपको अच्छे से मैं अपना जो भी है आज का जो सेशन है वो आपको मैं प्रदान कर सकूँ। और कृपया आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत लोगों तक जिनको पहुँच नहीं है वो भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और हमारा एक टारगेट है कि कम से कम इस पे मतलब जो आपका व्यूज़ जो आए, कम से कम 1 के तो आना ही चाहिए व्यूज़, और 1 के हमारे इससे क्या सब्सक्राइब आना चाहिए। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में अगस्त 2025 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन बने हैं, आपका सी एस शेट्टी बने हैं। कौन, सी एस शेट्टी। इनका जो क्या होता है कि आपका इनका नाम जो है श्रीनिवास, क्या है, श्रीनिवासलू। ठीक है, श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, शेट्टी।
ये क्या है, एसबीआई के चेयरमैन हैं। क्या होता है कि पहले क्या थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एमडी थे आपका एसबीआई के ही। और हमारा एसबीआई जो है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। इसकी स्थापना हुआ था कब, स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई आपका 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। क्या ये एक मतलब इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसके लिए एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, एसबीआई एक्ट आपका 1955। उसी के तहत क्या किया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसी को आपका नेशनलाइजेशन किया गया था, तभी ये एसबीआई का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा चलता है कि क्या कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, पीस का किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है मारिया कोरिनो मचाडो को। ठीक है, ये कहाँ के है व्यक्ति, मतलब महिला हैं, वेनेजुएला के, वेनेजुएला। जो अभी हाल आज ही मतलब न्यूज में था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको अमेरिका द्वारा बंदी बना लिया गया है। तो ये क्या है, मारिया आपका कोरिना मचाडो। ये इनको दिया क्यों गया है, क्योंकि वेनेजुएला में क्या हो रहा था कि विपक्षी जो राजनीतिक नेता ये हैं, वहाँ क्या हो रहा था कि लोकतांत्रिक अधिकारों एवं शांतिपूर्ण मतलब संक्रमण के लिए ये क्या किए हैं, संघर्ष किए हैं। ठीक है, क्यों, किसके खिलाफ किए हैं, तुच्छवादी जो शासन के खिलाफ ये संघर्ष किए हैं। और इसको प्रदान जो किया जाता है आपका नोबल आपका पीस को, तो ये नॉर्वेजियन जो होता है नोबेल कमेटी द्वारा किया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि शांति, आपका शांति, मानवाधिकार, युद्ध, ये क्या है, विरोधी संघर्ष, और संघर्ष समाधान और भाईचारे बढ़ाने वाले व्यक्ति को ही या संस्था को, व्यक्ति को भी मिल सकता है और संस्था को भी मिल सकता है। देखिए नोबेल प्राइज का जो आपका स्थापना हुआ था ना, अल्फ्रेड अल्फ्रेड आपका नोबेल किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने ही। याद रखिए 1912 में जो हमारा चल रहा है क्लास अभी एनसीईआरटी का, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन आपको कल से वो कंटिन्यू रहेगा। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था आपका, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, तो वो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो अल्फ्रेड में यहाँ नोबेल ने क्या किए थे, इसका स्थापना किए थे नोबेल प्राइज का। और ये जो अल्फ्रेड आपका नोबेल थे ना, वो स्वीडिश एक वैज्ञानिक थे, मतलब स्वीडन के वैज्ञानिक थे। शुरुआत कब हुआ था आपका, 1900 आपका 1 में। और घोषणा ये जो होता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होता है और इसको दिया दिसंबर में जाता है। तो घोषणा हो चुका है और अभी दिसंबर में दे दिया भी गया है आपको। पुरस्कार वितरण जो होता है, देखिए स्टॉकहोम जो स्वीडन है ना, स्टॉकहोम, वहाँ दिया जाता है सभी श्रेणियों में। लेकिन जो ये पीस वाला जो है ना, ये कहाँ दिया जाता है, ओस्लो, ओस्लो, ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में, नॉर्वे में। और नॉर्वे में, और बाकी लोग को कहाँ दिया जाता है सभी श्रेणियों में, जो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम आपका स्वीडन में। तो ये आप याद रखिएगा। क्या होता है ना आपका कि ये जो और बाकी कौन कौन श्रेणी है, तो फिजिक्स में दिया जाता है आपका, केमिस्ट्री में दिया जाता है आपका, लिटरेचर में दिया जाता है आपका, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है आपका, ये और चिकित्सा जगत में दिया जाता है आपका। तो ये क्या है आपको मतलब इसको इतने श्रेणियों में दिया जाता है। और इस बार जो फिजिक्स में जो दिया है, आप एक बार याद कीजिएगा, जॉन एम मार्टिन्स को, ठीक है, जॉन क्लार्क हैं और माइकल एच डेवॉल्ट हैं। तो ये कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को फिजिक्स में। फिजिक्स में कितने लोगों को मिला है, जॉन एम मार्टिन को, आपको जॉन क्लार्क को और माइकल एच डी वॉल्ट को। और केमिस्ट्री में किसको किसको मिला है, तो सुसुमू सुसुमू आपका किदाकवा और रिचर्ड रॉबसन को और ओमार एम यागी को, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में। और आपका चिकित्सा में जो मिला है किसको, मैरी ई वर्नो को, ठीक है, और फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन को। तो ये आपका आपका चिकित्सा में मिला है। साहित्य में किसको मिला है, साहित्य में मिला है लासजोल, लासजोल आपका क्रासजना होरकी, ठीक है, होराकाई, क्रासजो आपका होराकाई, ओके, लासजोल। और इकोनॉमिक में जो हमारा मिला है इनका जोएल मॉकिर और फिलिपी अगियन और आपका पीटर हॉविट,
पीटर हॉबिट को। ओके, और ये क्या है आपका इकोनॉमिक का जो आपका ये नोबेल प्राइज जो पहले ये मूल में नहीं था, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा नहीं था। ये कब जुड़ा था आपका 1968 में जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अवार्ड में क्या-क्या दिया जाता है, अवार्ड में क्या-क्या दिया जाता है, तो ये भी एक बार देख लीजिए कि गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्ड का एक मेडल दिया जाता है, आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है एक, और लगभग 11 मिलियन आपका स्वीडिशी क्रोन्स जो चलता है, वहाँ का जो मुद्रा चलता है, लगभग 11 मिलियन तक दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि 97 ऑस्कर पुरस्कार में किस फ़िल्म ने सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का मतलब बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता ऑस्कर में? तो 97वां हुआ अभी, क्या हुआ ऑस्कर का 97वां। तो ये किसने जीता था आपका? आपका अनोरा ने जीता था। कौन जीता है? आपका अनोरा ने जीता है। यहाँ पे क्या है आपका ऑस्कर अवार्ड हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है हॉलीवुड का जो है ना एक उत्कृष्ट जो है सिनेमा के जगत के एक उत्कृष्ट क्या है आपका अवार्ड है, जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड? आपका एकेडमी ऑफ मोशन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आपका मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आपका AMPS, ठीक है, AMPS, ओके, प्रस्तुत करता है। आपका ये क्या है कि प्रत्येक वर्ष मार्च में दिया जाता है, मार्च में समारोह में दिया जाता है। अगला जो होगा आपका आपका 98वां होगा अगला 2026 में, जो 15 मार्च को दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर का जो मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का आपका सीन बेकर को, किसको? सीन बेकर को। और बेस्ट एक्टर एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर जो है आपका कौन है? आपका एड्रिन एड्रिन ब्रॉडी एड्रिन एड्रियन ब्रॉडी। आपका बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस में कौन है? मिक्की मिक्की मैडिसन। और इसका जो शुरुआत हुआ था आपका कब हुआ था? 1929 में। ऑस्कर का शुरुआत कब हुआ था? 1929 में। लॉस एंजलिस में ये प्रदान किया जाता है, जो लॉस एंजलिस कहाँ है? आपका USA में है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2025 में घोषित सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है सरस्वती सम्मान के लिए? तो आप बताइए किसको? ये जो सरस्वती सम्मान है ना, ये अभी जो है इनको क्या इनका नाम है? स्वामी भद्रेश दास को, ठीक है, स्वामी भद्रेश दास को। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनको किस लिए दिया गया है कि आपका स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में ये बुक लिखे हैं, ठीक है, जो क्या है कि इन्हीं के लिए इनको दिया गया है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा बुक, जो किस भाषा में लिखे हैं? ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं। अब पहले चलते हैं कि सरस्वती सम्मान होता क्या है, तो इसको पहले जानते हैं। ये क्या है? आपका साहित्य पुरस्कार है, लिटरेचर पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला आपका फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये क्या है ना कि भारत के किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित अगर कोई बुक अगर उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए ये प्रदान किया जाता है। और ये लगभग 22 भाषा में, भारत के 22 भाषा में, भारतीय भाषा में ये मतलब जो लिटरेचर रहते हैं उनके में ये प्रदान किया जाता है। मतलब 22 भाषा में जो भी बुक लिखा गया है, उसमें से सबसे उत्कृष्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है, उसके लिए दिया जाएगा। यानी 22 भाषा का में कोई भी आप लिख सकते हैं, आपका संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, ये जो 22 भाषा है उनके लिए दिया जाता है। और ये 2025 में अभी किसके लिए? संस्कृत में जो लिखे थे स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, ये बुक के लिए इनको मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता डेविड सजाले जो हैं उनके किस पुस्तक के लेखक हैं? डेविड सजाले किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपका क्या कौन कौन सा है? आपका फ्लैश बुक, ठीक है, फ्लैश बुक। ये फ्लैश बुक जो है ना, ये बुकर प्राइज भी जीता है, ठीक है, फ्लैश बुक जो है बुकर प्राइज 2025 को भी इसको मिला है। यानी बुकर प्राइज इसको किसको मिला है? आपका फ्लैश कौन सा? फ्लैश बुक को, यानी डेविड सजाले ने जीता है। ये क्या है
कि अन्य बुक जो इनके हैं ना डेविड डेविड का, तो ये अन्य बुक के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिए। ऑल दैट मैनीज, ऑल दैट मैनीज जो है, ठीक है, इनका एक बुक है। आपका टर्बुलेंस है, ठीक है, टर्बुलेंस है, और एक है स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। बुकर प्राइज जो दिया जाता है ना, आपका बुकर प्राइज जो दिया जाता है, ये आपका बुकर प्राइज जो है शुरुआत आपका 1969 से किया गया था। जहाँ कहाँ से? आपका यूके में, ये मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम से। उद्देश्य क्या है कि इंग्लिश में जो भी प्रकाशित उत्कृष्ट उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो इंग्लिश में लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसी के बुक को ही ये सिर्फ देगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछ देगा कि सभी लैंग्वेज के लिए या इंग्लिश और फ्रेंच या हिंदी या और भी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश है। और सरस्वती सम्मान जो है, जो सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है, जो भारतीय भाषा में मतलब 22 भाषा है, तो ये याद रखिएगा कि 22 भाषाओं में वो प्रकाशित किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज का कि 67वां 67 में मतलब जो ग्रैमी पुरस्कारों में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? आपका बियॉन्स ने जीता है, बियॉन्स ने जीता है। ओके, तो ये क्या है आपका ग्रैमी अवार्ड क्या होता है? ग्रैमी अवार्ड का जो स्थापना होता है आपका 1959 में होता है, ठीक है? ये यूएस में होता है, ठीक है? ये क्या है? संगीत क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट संगीत क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड है, ठीक है? सबसे सम्मानित अवार्ड है ये कौन सा आपका ग्रैमी अवार्ड। इसमें क्या होता है ना कि आपका ये कौन देता है? द रिकॉर्डिंग आपका एकेडमी, जो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस, जो जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है आपका NARAS, नारस, ठीक है, ये आपको प्रदान करता है, द्वारा दिया जाता है। दुनिया की सबसे संगीत के प्रतिष्ठित अवार्ड है। और 2025 में जो है आपका ये आपका कौन है? बोयंस होगा, ठीक है, वोयनसे हुआ, वोयनसे। ओके, तो ये आपका इसका एनालिसिस हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी में 2025 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या है आपका मुख्य लक्ष्य? आपका क्या है मुख्य लक्ष्य? तो ये आपका क्या बोला जाता है? आपका प्रत्येक घर में जो होता है ना, आपको बिजली जो दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा? आपको प्रत्येक घरों में, तो ये क्या है आपका 1 करोड़ घरों का प्रति माह 300 बिजली यूनिट फ्री दिया जाना। ये क्या करेगा ना पीएम जो सूर्य, ये आपके घरों के छतों पर या इमारतों पर रूफटॉप जो है आपका सोलर आपका लगाएगा, सोलर प्लेट को ये लगाएगा, ठीक है, आपका सोलर प्लेट लगाएगा। इसकी जो शुरुआत होती है आपका 13 फरवरी 2024 को होती है, ठीक है, किसके द्वारा? पीएम ने किया था। इसका उद्देश्य है कि हर एक घरों में सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली देना। लगभग 1 करोड़ घरों को मतलब घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे, और जिससे क्या होगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे। तो इसका उद्देश्य था। तो हम लोग आपका ये भी जान गए कि क्या था इसका। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन जिसको MQ-9B स्काई गार्डियन आपको गार्डियन के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो किससे किया है आपका? ये किया है आपका यूएसए से। किससे? यूएसए से। ये क्या होता है प्रेडिटर ड्रोन्स क्या होता है कि आकाश से ये क्या करेगा ना, ये निगरानी और लक्ष्यों को क्या करता है? लक्ष्यों पर हमला करता है। जैसे ये ड्रोन क्या रहेगा आपका ऊपर रहेगा, और ये आपका लक्ष्य अगर यहाँ है तो ये क्या करेगा? इसका निगरानी भी करेगा और ये अटैक भी कर सकता है। तो ये कितना देर उड़ान इसका कितना रेंज है इसका? 50,000 जो फीट है वहाँ तक ये आप जा सकता है, ठीक है, 50,000 फीट तक। और ये 27 घंटा से 40 घंटा तक मतलब ये आपका 50,000 फीट पर ये उड़ते रह सकता है आपको 27 से 40 घंटों तक। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका क्या? आपका यूएसए। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल LRLACM का जो सफल परीक्षण कब किया गया? तो कब किया गया इसका? तो ये किया गया आपका 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये कि ये पहला तो है कि आपका
ये जो हमारा है कि क्या है आपका कि सबसे ये क्या है लॉन्ग रेंज है, जो क्या है स्वदेशी है। और इसका जो हुआ है ना कि इसमें जो ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे मतलब जो आंसर होगा इसका 12 नवंबर को किया गया है, अभी 12 नवंबर 2025 को किया गया है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर 12 नवंबर 12 नवंबर आपका 2025 को। ओके। और ये कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर, चांदीपुर जो है आपका उड़ीसा, उड़ीसा से किया गया है, उड़ीसा के तट से, चांदीपुर से। और इसका कौन बनाया है ये? तो डीआरडीओ ने बनाया है, आपका डिफेंस रिसर्च आपका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। और इसका जो रेंज होगा कितना होगा? रेंज जो है आपका 100 किलोमीटर है। ओके, सॉरी 1000 किलोमीटर है, आपका 1000 किलोमीटर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 नवंबर आप लिख लीजिएगा 2025 को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या हमारा बोल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने 2025 के अंत तक कितनी क्षमता स्थापित करने का अंतरिम लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा है आपका? तो 1 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, 1 मिलियन मेट्रिक टन। ये क्या है आपका? पहले हम लोग चलते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या। ये क्या हुआ था कि 1 फरवरी 2000 आपका 23 को इसकी शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? पीएम द्वारा किया गया था। इसमें उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए आपका क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, ये क्या 2030 तक इसका लक्ष्य है, 2030 तक लक्ष्य है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 मिलियन मेट्रिक टन तक उत्पादन करना। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का। अगला हम लोग बढ़ते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है कि नवंबर में 2025 में आयोजित कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन किया था? तो ये कौन किया था आपका? कौन किया था आपका? बेलम में हुआ है, बेलम में यानी ब्राजील, बेलम में हुआ है। ये क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ इसको यूएन आपका यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा इसको मतलब स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत ये काम करता है। ये क्या करेगा आपका कॉप 30 देशों का जो जलवायु है ना, क्लाइमेट चेंज में से निपटने के लिए, जो परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने के लिए क्या रणनीति होगा, स्ट्रेटजी होगा, क्या इसका लक्ष्य होगा और सहयोग तय करने का एक मंच है ये। ठीक है, ये बेलम में ब्राजील में हुआ है। और इसका जो शुरुआत होता है आपका 1995 में होता है। कब होता है? 1995 में। पहला जो हुआ था आपका आपका पहला जो कॉप 1 हुआ था, मीटिंग जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ओके, ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है आपका कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, जो आपका यूएनएफ ट्रिपल सी का जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो अर्थ समिट जिसको बोले जाते हैं, वहीं इसको स्थापित किया गया था और स्टार्टिंग फिर किया गया था आपका 1995 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश को औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य रूप के रूप में शामिल किया गया? तो पहला तो हम लोग इसको देखते हैं कि किसको शामिल किया गया है। तो ये क्या है, अभी जो 4 नया सदस्य जो बना था अभी 2025 में, वो अर्जेंटीना था। तो अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना हो गया, एक आपका इजिप्ट हो गया, एक आपका इजिप्ट हो गया, और इथोपिया हो गया, और आपका एक ईरान हो गया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आपका अर्जेंटीना फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका हो गया इथोपिया, इथोपिया इथियोपिया, ओके, इथियोपिया। और थर्ड आपका हो गया आपका ईरान, ईरान हो गया। और फोर्थ आपका हो गया इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। तो ये आप याद रखिएगा। अब पहले इसको देखते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स समिट क्या है। तो ब्रिक्स की जो शुरुआत होता है आपका, ब्रिक्स का पहले फुल फॉर्म जो होता है आपका, ये क्या होता है कि इसका ब्राजील, बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, ठीक है, एस से आपका सॉरी सी से आपका चाइना हो गया, और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था
आपका 2006 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय जो क्या था इसका सदस्य जो क्या-क्या मिलके उस समय ब्रिक था, सिर्फ ब्रिक था। यानी साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था आपका 2010 में। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था 2010 में, और 2010 से ये क्या हुआ आपका ब्रिक्स बना। क्या बना आपका ब्रिक्स बना। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये क्या है, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्या है, इंटरनेशनल ये आर्थिक और राजनीतिक सहयोग संगठन है कि आपस में अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजनीतिक और आर्थिक सहयोग कार्य करेंगे। और उद्देश्य में इसका क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच सहयोग को बढ़ाना है, मतलब उभरती सॉरी इमर्जिंग, भारतीय नहीं इमर्जिंग, इमर्जिंग जो आपका इमर्जिंग आपका इकोनॉमी के बीच क्या होता है, सहयोग बढ़ाना होता है और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज को उठाना होता है। प्रत्येक साल इसमें सम्मेलन होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, और इसकी एक अपना खुद की बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये एनडीबी जिसको बोला जाता है। उसकी स्थापना कब हुआ था आपका 2014 में हुआ था। ये क्या करेगा कि बैंक जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके लिए क्या होगा कि वित्तीय और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या करेंगे आपका कोऑपरेशन करेंगे, मतलब सहयोग देंगे। ठीक है, और अभी कहाँ हुआ आपका इसका जो 2025 में इसका जो सम्मेलन हुआ कहाँ, रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ है आपका ब्राजील में है। ये कैमा था अब इस बार 2025 में, तो ये 17वां था, कैमा था 17 था। और आप याद रखिएगा कि अब इसका जो कुल सदस्य जो बन गया है आपका आपका 9 बन गया है। ठीक है, आपका ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इथोपिया हो गया, इथियोपिया हो गया, ठीक है, आपका इजिप्ट हो गया, इजिप्ट हो गया। तो ये क्या है आपका मतलब 9 बन गए हैं, समझे। तो आप लोग इतना मतलब याद कीजिए। तो हम लोग कहाँ थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण आपको पॉज करना पड़ा था। क्या था हम लोग का कि मतलब ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कह रहा है कि अगस्त 2025 में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई मुख्य घोषणा का नाम क्या है। तो क्या है आपका जो क्या घोषणा किया गया है, तो इसको जो तियानजिन डिक्लेरेशन कहा जाता है। क्या, तियानजिन डिक्लेरेशन। एससीओ का फुल फॉर्म जो होता है आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन, आपका कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इस बार जो हुआ एससीओ का समिट, ये क्या था आपका 25वां था। इसकी जो स्थापना हुआ था एससीओ का आपका 15 जून 2001 को हुआ था। क्या, 15 जून 2001 को हुआ था। तो ये आप क्या है कहाँ हुआ था इसका, आपका संघाई चाइना में ही, संघाई चाइना में ही, और इसका नाम भी है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला जो प्रारंभिक सदस्य थे, प्रारंभ में जो सदस्य थे जब ये बना था, तो कौन कौन था आपका, चाइना था, ठीक है, रसिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था, और उज्बेकिस्तान था। ओके, तो कौन कौन सदस्य थे प्रारंभिक में, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक, तो और फिर के और एक किर्गिस्तान। और 2017 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया इंडिया एक साथ ज्वाइन किया था। ठीक है, इसमें क्या है आपका एक साथ ज्वाइन किया था, और इसका हेड क्वार्टर जो है आपका कहाँ है, बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चाइना में है। तो याद रखिएगा बीजिंग चाइना में है। और 2000 ये भी जो तियानजिन डिक्लेरेशन इसलिए बोला गया है कि तियानजिन में इसका आपका इस बार का जो 25वां सम्मेलन हुआ है तियानजिन में ही हुआ है, और इसलिए तियानजिन डिक्लेरेशन कहा रहा है, मतलब ये चाइना के तियानजिन में शहर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन हम लोग जो बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है आपका कि 2025 में आपका 2025 में आपका क्या है, 2025 में क्या बोल रहा है कि भारत ने किन देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय
त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल पावर ट्रेड शुरू किया है। तो ये किसके साथ किया है? नेपाल और बांग्लादेश के साथ किया है। किसके साथ? नेपाल और बांग्लादेश के साथ किया है। क्या है ना इसमें कि इसमें क्या होगा कि जैसे नेपाल से कहाँ आएगा आपका इंडिया में आपका क्या भेजेगा ये आपका हाइड्रो पावर भेजेगा और इंडिया से फिर कहाँ जाएगा? आपका बांग्लादेश में जाएगा। तो यही है ट्राइलेटरल पावर ट्रेड। ठीक है। इसमें जो नेपाल से लगभग कितना आएगा आपका 40 मेगावाट आपका हाइड्रो पावर आएगा भारत के ग्रिड के पास और भारत के ग्रिड से क्या हो जाएगा आपका कहाँ चला जाएगा? बांग्लादेश पर चला जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2025 में विश्व बैंक जो के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आपका? तो ये इंद्रमित गिल। ठीक है, इंद्रमित गिल। ठीक है, ये क्या है? इंद्रमित गिल है। ये आपका क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1900 आपका कब 44 में, उसी के तहत ये बनाया गया था वर्ल्ड बैंक। और एक और बना था आपका IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। और इसका जो हेड क्वार्टर है आपका कहाँ है? आपका वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में। और ये इसका जो आपका इनका मतलब जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो हैं अभी कौन है? अजय बांगा जो 14वें है। लिख लीजिएगा अजय बांगा। ठीक है, बांगा क्या है? आपका चेयरमैन है वर्ल्ड बैंक का। ये कौन सा कैमा है? तो 14वां है। और इसका जो चीफ इकोनॉमिस्ट है आपका इंद्रजीत गिल है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं क्या है आपका कि जनवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो ये ज्ञानेश कुमार अभी जो सबसे फेमस चल रहे हैं अभी ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आपका कमिश्नर होता है किसके तहत होता है? जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है मतलब इलेक्शन कमीशन जो हमारा है आपका इलेक्शन कमीशन जिसको ईसी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जो आर्टिकल आपका 300 आपका कितना है? 24 में। ठीक है, 324 आर्टिकल नंबर के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है। और इनका जो कार्यकाल रहेगा ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या है जो ये जो बने हैं आपका ज्ञानेश कुमार ये 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसमें जो आपका इलेक्शन कमीशन में कितना सदस्य होते हैं? आपका 3 होते हैं। ठीक है, ये आपका एक आपका CEC हो गए और प्लस में 2 आपका इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हो गया। ओके, और इनका जो कार्यकाल जो रहता है, कार्यकाल जो है आपका ये भी याद रखिएगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, या 65 वर्ष की आयु तक, ये दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उनका क्या हो जाएगा? आपका रिटायर हो जाएगा यानी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है कि प्रथम प्रबंधक निदेशक मतलब फर्स्ट ड्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका कार्यकाल 2025 से विस्तारित कर दिया गया? तो ये आपका किनका कर दिया गया? आपका गीता गोपीनाथ को। ओके, अभी क्या है कि ये देखिए गीता गोपीनाथ को किया गया था, लेकिन एक चीज और आप नोट करिएगा कि ये ऐसा हुआ नहीं। इसलिए डैनियल जो नाम के हैं ठीक है, डैनियल आपका कैटेज। ठीक है, कैट्ज। ठीक है, डैनियल कैट जो है वो अक्टूबर 2025 में आपका कार्यभार ये आपका दूसरा बने हैं आपका मतलब ड्यूटी आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? आपका डैनियल कैटेज। ठीक है, कैटेज। इनको अक्टूबर 2025 में बनाया गया। और ये भी कैसे बना था आपका? IMF कैसे बना था आपका? ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसी के तहत इसका स्थापना हुआ था। और इसमें लगभग सदस्य जो है लगभग कितना है? 190
प्लस आपका सदस्य देश हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है कि विश्व में जो मुद्रा स्थिरता बनाए रखना है, आर्थिक संकट में जो भी फंसे हैं वो देश को अस्थायी रूप से वित्तीय मदद करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का है। और इनका हेड क्वार्टर जो आपका है, आपका आपका कहाँ है, जहाँ आपका वर्ल्ड बैंक का था, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। इतना हम लोग को हर एक आपका जो क्वेश्चन है उसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके ना, ऐसा नहीं है कि आपको मैं पढ़ा दूँ कि कौन है पहला बना, गीता गोपीनाथ मार दिया या आपका डेनियल कैटज बता दिया और आप उसी से वहाँ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब तक जानिएगा कि अच्छा आईएमएफ के बारे में कुछ हमने पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था, उसके बारे में और भी बातें जाना, उसका फिर ऐसे जब स्टोरी टाइप में जब आपको याद रहेगा ना, तभी आप किसी चीज़ को रिमेम्बरिंग आप कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में मेनली खेला जो होता है ना भैया, वो क्या होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। आप जब आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको ज़्यादा ही आपके दिमाग में ये सब चीज़ें भर रहा होगा, ठीक है? और ऐसे आपको बताते चला जाता मैं ना, तो आपको क्या हो जाता कि बस हाँ, ठीक है, गीता गोपीनाथ है, कृष्ण नैना जारजीवा है, अजय बांगा है, प्यारे ओलवेरिया गुर ये इस तरीके से पढ़ने का कोई फ़ायदा ही आपको नहीं होगा। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप ये लिख लीजिए, आपको ऐसा नहीं है सिर्फ़ इसमें करंट ही है, करंट के साथ-साथ आपका स्टैटिक्स पोर्शन, आपका जीएस पोर्शन, ये आपको भी आपका कंप्लीट होते जा रहा है। इसके लिए अलग से आपको फिर आईएमएफ के बारे में आप पढ़ते हैं कि कैसे आया, क्या करता है, ठीक है? इस यहाँ पे आपको सारा आपको दिया जा रहा है। तो आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करवाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा खुद भी और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को और हमारे चैनल को। तो प्लीज़ आप मतलब इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज का अगला जो हमारा जो प्रश्न है, क्या है आपका, दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह जो वुडन सैटेलाइट जिसे लिंगोसेट कहा जा रहा है, उसको कहा जाता है 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सफलतापूर्वक आपका कक्षा में ये आपका स्थापित किया गया है। तो ये जो है ना आपका नासा और जाक्सा के द्वारा ये किया गया है। क्या है लिंगोसैट, क्या है आपका लकड़ी से, मतलब पहला, मतलब ये दुनिया का पहला है जो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह है। इसका लक्ष्य क्या होता है कि अंतरिक्ष में क्या है ना, जो सस्टेनेबल सामग्री है, सतत सामग्री के रूप में इसका उपयोग करने की क्षमता को परखना है कि कितना सतत रह सकता है। जैसे परंपरागत तौर पे अभी क्या होता है, धातु मेटल का आधारित सैटेलाइट जो बना जाता है, वो क्या है आपका इसका बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, मतलब ये नासा और आपका जापान का जो क्या है आपका सम्मिलित, मतलब ये आपका एजेंसी द्वारा मतलब ये सफल परीक्षण किया गया है। और ये क्या करेगा ना कि जैसे मतलब आपका जो स्पेस डेब्रिस जो होता है, आपका अंतरिक्ष जो मलबा होता है, आपका मलबा वो भी इससे खत्म होगा। कैसे? क्योंकि जब ये लकड़ी का बना रहेगा और जब ये अपना काम करके जब मान लिया कि ये काम इसका खत्म हो जाएगा, जब इसका आयु खत्म हो जाएगा, जब ये वापस आएगा, तो घर्षण के कारण क्या होगा, ये आकाश में ही ये जल जल जाएगा, ठीक है? ये जल जाएगा। जब वायुमंडल में ये वापस आएगा, तो जलकर ये नष्ट होगा, जिससे क्या होगा कि आपका स्पेस डेब्रिस भी कम होगा, अंतरिक्ष का मलबा में भी कमी आएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कि 2025 में भारत ने 2025 में अपना पहला डार्क मैटर डिटेक्टर मिशन शुरू किया। इस प्रयोगशाला का नाम क्या है? मतलब कहाँ से किया है? तो ये हमारा आंसर तो हो जाएगा आपका आपका जादूगोड़ा माइंस लैब, ठीक है? जादूगोड़ा माइंस लैब से। ये क्या है ना आपका जो मतलब ये जो डार्क मैटर जो होता है, डार्क मैटर कहते किसको हैं? ये क्या होता है कि अंतरिक्ष में वैसे मतलब मौजूद जो होता है, ये अंतरिक्ष में ही मौजूद होता है। मतलब एक तरह से ना दिखने वाला, मतलब ये अदृश्य पदार्थ होता है, जिसे हम मतलब क्या होता है, हम अपने नग्न आँखों से इसे हम सीधा देख नहीं सकते हैं और ना हम छू सकते हैं। लेकिन इसको मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है ना, इफ़ेक्ट होता है, उसके कारण ये इसका अस्तित्व का पता चलता है कि हाँ, डार्क मैटर है। और ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया है कि हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितना भी ब्रह्मांड है, उसका लगभग मतलब 27% जो है ना,
उस पर डार्क मैटर से ही बना हुआ है। 27% जो डार्क मैटर से बना हुआ है और लगभग 75% जो है ना आपका डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो 2025 में किस यूरोपीय देश के साथ पूर्ण एकीकरण पर पूरा किया गया, ठीक है, के साथ पूर्ण एकीकरण पूरा किया गया। तो किसके साथ किया गया है अभी, ये आपका किया गया है आपका फ्रांस के साथ। क्या है कि इसमें फ्रांस का जो है आपका यूरोपीय सेंट्रल जो बैंक है आपका, मतलब उसमें क्या है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट होता है, जो मतलब क्या है कि यूरोप का त्वरित प्रणाली सिस्टम है, जो क्या क्या है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो चलाता है। और मतलब जो क्या है ना कि हमारा जो यूपीआई है और वहाँ का जो ये आपका यूरोपियन फ्रांस का जो आपका सेंट्रल बैंक के द्वारा जो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट है वो कोलैबोरेशन किया है, मतलब एक सहयोगात्मक करके क्या क्या है, मतलब ये आपका लेन देन के लिए ये उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि भारत और फ्रांस के बीच जो ट्रेड होता है आपको पैसे और लेन देन के समस्याओं का मतलब ये निवारण करेगा, ये आप समझिएगा। और यूपीआई जो बना हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट, ये भी आपको पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछता है आपका इंटरफेस, इंटरफेस। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आपका एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई, ठीक है, क्या कहा जाता है, एनपीसीआई, एनपीसीआई। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है क्या कि आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक रहा है। तो कौन सा रैंक रहा है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो क्या रहा हमारा आंसर, बताइए आप, कौन सा रहा है आपका 2025 में। तो ये 40वां रहा है, ठीक है, 40वां रहा है। क्या है ना कि जो इसका फर्स्ट जो अभी जो आया है वो कौन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ओके, तो फर्स्ट में स्विट्जरलैंड है। ये क्या आपका बताता है, इसको सबसे पहले है कि ये जारी किसके द्वारा होता है। तो जारी करता जो है वो वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विपो बोलते हैं, WIPO बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये क्या करता है कि ये वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है कि जो देश का कैसा इनोवेशन हो रहा है देश में, वो ये स्थिति को मापता है। इसका मापने का जो है ना, मापने का मापता क्या है कि आपका देश में कैसा इनोवेशन है, मतलब इनोवेशन कैपेसिटी क्या है। फर्स्ट में इनोवेशन कैपेसिटी नाप लिया, दूसरा क्या हो गया उसका प्रदर्शन क्या है, ठीक है, आंकड़े के आधार पर ये क्या रैंक देता है। और जिसमें क्या है इनोवेशन आपका में संसाधन क्या है, पॉलिसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका रिसर्च कितना वहाँ पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी कितना शामिल है, ये आपका सारा ओवरऑल ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखकर ही वो माप के आधार पर ये जारी करता है। तो ये हमारा आंसर क्या है आपका 40वां है भारत का स्थान और फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो ये क्या कर रहा है हमारा मानव विकास सूचकांक में सूचकांक 2025 में मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है हमारा, ये आपका 120वां है, ठीक है, आपका 120वां है। इसमें हमारा जो आपका आंसर जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ये आपका 120वां है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, ये हमारा कितना रैंक है आपका 120वां है। क्या है ये किसके द्वारा निकाला जाता है आपका UN का ये वार्षिक रिपोर्ट है, जो किसके द्वारा निकाला जाता है, UNEP, सॉरी UNDP, ठीक है, UNDP, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये मतलब निकाला जाता है। इसका जो आयाम होता है मापने का, तो ये 3 आयाम पे बात करता है। एक हेल्थ पे बात करता है, ठीक है, पहला हो गया आपका हेल्थ, दूसरा हो गया शिक्षा, ठीक है, और तीसरा जो हमारा हो गया आर्थिक स्थिति पर। यानी हेल्थ में क्या देखता है कि इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, मतलब जीवन प्रत्याशा क्या है आपका हेल्थ में देखा। एजुकेशन में क्या होगा कि औसत शिक्षा कितना है, आपका स्कूलिंग वर्ष कितना है, और आर्थिक स्थिरता में देखता है कि मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है आपका। ओके, तो ये इस पे देखता है और ये स्कोर देता है आपका 0 से 1 के बीच में स्कोर देता है।
ठीक है? और इसमें भी अगर आपका 0 पॉइंट से ज़्यादा रहा मतलब एभव रहा तो ये आप वेरी हाई है, ठीक है? वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है आपका और 0 से 0.7 से 0.79 तक अगर रहा तो आपका हाई रहा, ठीक है? और फिर 0.5 से 55 से आपको 0.69 तक ये मीडियम रहा, ठीक है? मीडियम रहेगा। और 0.55 से कम अगर रहता है तो उसको लो लो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। यानी हमारा जो इस बार जो स्कोर बना था 120 जो रैंक आया था, ये आपका 0.68 से आपका 0.7 तक था। तो ये हमारा क्या दिखाता है? आपका मीडियम आपका ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाता है, ओके? तो आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा क्या है आपका अगला क्या है हमारा क्वेश्चन कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पर किस स्थान पर खिसक के आ गया है? तो ये हमारा जो आ गया है ना, ये अभी आ गया है 135वां। तो याद रखिएगा इसमें जो स्कोर ये भी स्कोर जो देता है आपका स्कोर है 6.8 से 0.7 जीरो, ठीक है? ये भी क्या स्कोर देता है? 1 से मतलब 0 से आपका 1 के बीच में देता है। इसको कौन जारी करता है? आपका ग्लोबल जेंडर गैप। तो वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है जिसको WEF कहा जाता है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में। तो ये दोबारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये नापता है 4 आयाम होते हैं इसके, 4 आयाम होते हैं। कौन-कौन होते हैं कि आपका पहला जो हो गया आपका कि इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन कितने हैं आपका महिलाओं को और पुरुषों का और इसका अवसर कितना दिया जा रहा है। एजुकेशन मतलब अटेनमेंट कितना है मतलब कितना इसका एजुकेशन में कितना मतलब भागीदारी है, ठीक है? हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट क्या है, ठीक है? और चौथा में ये देखा जाता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनीतिक में कितने महिलाओं का भागीदारी है, तो ये भी देखता है कि कितना सशक्तिकरण है राजनीतिक तौर पर। तो ये 4 आयाम के ऊपर देखा जाता है। आप लोग हमें आशा है कि आप मतलब सही से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को और आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा अभी तक। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि 2025 में चर्चा में रही पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी, तो ये किन का है? अरुंधति राय का है। ये अपने माता के बारे में मतलब माता से संवाद के बारे में जो कि क्या इनकी यात्रा रहा है माँ के साथ इनकी ये अपने संबंध क्या रहा है अपने जीवन की यात्रा के बारे में ये बताए हैं कौन? अरुंधति रॉय, ठीक है? इनकी यात्रा किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय स्थल को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये किसको गया? गुरु घासीदास तमोर पिंगलम। ये कहाँ है आपका? ये जो आपका है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? आपका ये जो है आपका देश का तीसरा सबसे बड़ा मतलब टाइगर रिजर्व है। ओके, अभी कुल कितना हो गया आपका? 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। जो 56वां है गुरु घासीदास वाले है, यही है। उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य होता है कि बाघ का जो और उनकी जो प्रकृति आवास है उनको उनकी आवासों को सुरक्षा करना, ठीक है? सुरक्षा प्रदान करना। और ये कैसे घोषित किया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था आपका 1973 में, उसी के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था आपका? प्रोजेक्ट टाइगर तो आपका 1973 में। उसी के तहत क्या है? टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। और टोटल कितना है? 56 है। ये 56वां कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगलम। ये कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 में आयोजित कॉप 16 जो जैव विविधता के दौरान किसी नई वैश्विक पहल को शुरू किया गया है, तो किसको किया गया है? के दौरान किस नई वैश्विक पहल को शुरू किया गया है? तो ये कैलीफंड को, ठीक है? कैलीफंड, ठीक है? कैलीफंड को, ये कैलीफंड को घोषित किया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या है कैलीफंड का? कि डिजिटल जो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है जिसको DSI बोला जाता है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को उपयोग से होने वाले लाभों को मतलब न्याय संगत और समान बंटवारा सुनिश्चित करना है। और जैसे आपका ट्राइबल कम्युनिटी हो गया, जैसे आपका आदिवासी समुदाय हो गया और आपका स्थानीय कम्युनिटी को वित्तीय लाभ पहुंचाने का ये क्या कर रहा है? इसी के लिए ये फंड बनाया गया है। ओके, तो ये हमारा जो है कि इसमें क्या होगा कि ये जो आपका
आपका बायोडायवर्सिटी, ये कहाँ हुआ था अभी, आपका रोम इटली में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ हुआ है, रोम इटली में हुआ है। और ये क्यों बनाया गया है कि आदिवासी और जो स्थानीय लोगों का लिए लाभों के लिए, वित्तीय लाभों के लिए पहुंचाने के लिए बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लाडली बहन योजना 2.0 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत किस राज्य में ने मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाकर 3,000 कर दिया। ये क्या था कि पहले 1250 था, ठीक है, 1250 रुपया था। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको जो है सॉरी, अब इसको क्या कर दिया गया है, 3,000 रुपया कर दिया है। ठीक है, मतलब पहले वर्ष में 15,000 रुपया दिया जाता था, अब क्या होगा कि आपको 36,000 का मतलब दिया जाएगा। ये क्या है कि मतलब ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा ये आपका शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार में निर्णय क्षमता मतलब क्षमता बढ़ेगा इससे जो होंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी यानी आपका पात्रता कौन है, तो उसका बारे में आप थोड़ा सा जानिए। इनका जो आयु है 21 से 60 वर्ष तक। तो ये क्या है आपका पात्रता कौन कौन होंगे, 21 से 60 वर्ष उनका एज होना चाहिए, वहीं तक होगा। निवासी कहाँ का होना चाहिए, आपका एमपी का होना चाहिए निवास, ठीक है। आपका वैवाहिक स्थिति क्या होना चाहिए कि वो विवाहित हो, विधवा हो या तलाकशुदा हो या परित्याग किया गया होगा, उनको मिलेगा। और आय सीमा जो होना चाहिए, मतलब आय एक इनकम जो होना चाहिए, एनुअल इनकम, मतलब उनका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि लाडली बहन के पात्रता कौन होंगे, जो वैवाहिक होंगे महिला होंगे, या जो विधवा होंगे या तलाकशुदा होंगे उनके नहीं होगा। और उम्र जो है 21 से 60 वर्ष तक ही ये एलिजिबल है, और एमपी के ही निवासी हो, और आपका आय सीमा जो इनका इनकम हो वो 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने एक ग्राम पंचायत एक ई सेवा केंद्र का पहल शुरू किया है। तो ये किसने किया है, आपका तमिलनाडु ने किया है। कौन, तमिलनाडु ने। ये क्या है ना कि ग्रामीण नागरिकों के लिए क्या है कि आपका जो सरकारी और मतलब नागरिक सेवा है जो एक ही स्थान पर मिले। जैसे आपका सरकारी सेवाओं में जैसे आ गया आपका कि मतलब आय प्रमाण पत्र बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, ये सब क्या है सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है। और आपका नागरिक नागरिक के लिए क्या है कि जैसे मतलब पेंशन हो गया, आपका छात्रवृत्ति हो गया, जो डीबीटी जो होता है बेस्ट स्कीम जो आते हैं उसके लिए ये आपका वन पंचायत वन ई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। आधार डिजिटल करने के लिए, पानी बिजली बीमा ये सब बैंकिंग जैसे सेवाओं के लिए आपका ये केंद्र खोला जा रहा है। ये क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा कि ई गवर्नेंस जो होता है उसको मजबूती प्रदान करेगा। और सेवाओं को क्या हो गया कि डोर डोर स्टेप डिलीवरी ये करेगा, मतलब घर तक पहुंचकर ये मतलब आपका डिलीवरी पहुंचाएगा, पंचायत स्तर पर पहुंचाने का ये काम करेगा। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इससे क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट यही है कि जन्म प्रमाण पत्र जैसे बनाते हैं हम लोग, आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवासी जाति आदि, ठीक है। और जो पेंशन मिलता है हमारा, आपका छात्रवृत्ति मिलता है, डीबीटी जैसे स्कीम हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट आधारित योजना आ गया, आधार बनवाना है, डिजिटल सेवा लेना है, पानी बिजली आपका बीमा करवाना है, बैंकिंग सेवाएं जैसा, ये इसी के लिए ये क्या है ई सेवा केंद्र खोला गया है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की और इसका मुख्य विषय क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो सबसे पहले हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया जो है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना, यानी इंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लक्ष्य जो है क्या हमारा विषय का मतलब प्लास्टिक कचरे के प्रभाव को कम करना है, प्लास्टिक कचरे को प्रभाव को कम करना है, और प्लास्टिक प्रदूषण को हराने के लिए क्या है वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये आयोजन कौन करता है, आपका यूएनईपी करता है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो जाए, यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला मतलब ये आप जरूर याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो इंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन है जो दक्षिण कोरिया में हुआ है, इसका थीम है, ठीक है, इस बार का। और ये यूएनईपी के तहत किया जाता है, मतलब करवाया जाता है आयोजन।
जो प्लास्टिक पर इस बार ध्यान दिया गया है। आप लोग का अगला जो क्वेश्चन जो है आर्थिक समीक्षा से है, जो स्नैपशॉट मतलब इकोनॉमिक स्नैपशॉट से है। क्या क्या है कि मतलब भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो 2030 तक बन जाएगा। ये जर्मनी को जब पीछे छोड़ेगा, जर्मनी को पीछे छोड़कर ये जर्मनी अभी थर्ड रैंक पर है और फोर्थ रैंक पर अभी हाल फिलहाल में इंडिया आ गया है। किसको पछाड़ कर आया है? जापान जो फोर्थ रैंक पे था उसको पांचवा रैंक पर ये धकेला है। अभी फर्स्ट में कौन सा है? फर्स्ट में हमारा है आपका यूएसए है, ठीक है, यूएसए है। और सेकंड में कौन सा है? हमारा चाइना है, ठीक है, चाइना है। और थर्ड में हमारा कौन सा है? आपका अभी जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है। फोर्थ में हमारा कौन सा आ गया? इंडिया आ गया। तो ये हमारा 2030 तक अभी लक्ष्य है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही के मतलब समाचार में मतलब ये न्यूज आया है कि मतलब आपका हमारा इंडिया जो है कि फोर्थ नंबर इकोनॉमी बन गया है इंडिया। आप जाके हमारे द हिंदू का क्लास जो डेली चलता है उसे भी आप देखिएगा तो आपको वो आपको एडिटोरियल मिल जाएगा। मैं वहाँ पे भी पूरे डिटेल से करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन किया था? इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे राजस्थान होगा, ठीक है, राजस्थान होगा। जिनके 7 शहरों में राजस्थान लिख दीजिएगा। कहाँ हुआ है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हुआ है। ओके, राजस्थान में, ठीक। राजस्थान के आपका 7 शहरों में ये आयोजित किया गया था। पहला जो हुआ था आपका 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ओके। इसका जो आयोजक होता है, आयोजक जो है आपका मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है कौन सा है? आपका यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है कि खेलो इंडिया जो हम लोग का शुरुआत हुआ था ना आपका 2018 में, तो उसी के तहत ये उसी का एक हिस्सा है। खेलो इंडिया जो गेम हुआ था, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो हुआ था स्टार्ट 2018 में, उसी के तहत ये है। और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 2020 में, ये याद रखिएगा। और ये 2 साल पर, प्रति 2 साल पर होता है, ठीक है, आयोजित किया जाता है। इसमें लगभग 20 प्लस खेल शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो भाग लेने वाला होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल का जो भी स्टूडेंट मतलब छात्र छात्राएं इनमें भाग लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 2025 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं 2025 के? तो ये हमारा कौन बने हैं? आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और इनका कार्यकाल जो रहता है आपका कितना? 4 वर्ष या आपका 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष आयु। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा 4 वर्ष या आपका 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मतलब इनमें से कोई भी पहले हो जाए, 4 वर्ष कार्य कर ले या 65 वर्ष कर ले, ठीक है, उनका 65 वर्ष हो जाए तो ये आपका ये है। ये कौन सा है? ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो पद है, ये क्या है? आपका एक वैधानिक पद है। वैधानिक ये है, वैधानिक पद है। ये आपका सीबीसी एक्ट जो आपका 2003 के तहत ये आपका बना था। लेकिन इसके स्थापना जो हुआ था आपका 1964 में था। तो ये फिर एक्ट लाके इसको क्या बनाया गया था 2003 में, इसको वैधानिक के दर्जा दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये क्या रहा है 2025 में? तो ये हमारा जो रैंक रहा है 39वां रहा है, ठीक है, आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये इसको प्रकाशित कौन करता है? तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट आपका स्विट्जरलैंड किया जाता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड करता है, ठीक है। और इसमें जो टॉप अभी आया है, फर्स्ट पे आया है आपका, वो स्विट्जरलैंड ही है। कौन है? स्विट्जरलैंड ही आपका टॉप आया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका जो मूल्यांकन करने का जो घटक है, ये 4 घटक पे काम करता है। एक तो आपका आर्थिक प्रदर्शन देखेगा, पहला क्या हो गया?
आपका आर्थिक प्रदर्शन देखा, ठीक है, आर्थिक प्रदर्शन देखा। आपका दूसरा क्या हो गया, सरकारी दक्षता देखा, सरकारी दक्षता देखा, ठीक है। तो आर्थिक प्रदर्शन में पहले मैं बता देता हूँ, जीडीपी देखता है आपका, इन्वेस्टमेंट देखता है, रोजगार देखता है, व्यापार देखता है, व्यापार संतुलन देखता है, ये आर्थिक में देखता है। सरकारी में क्या देखता है कि आपका कैसा पॉलिसी है, आपका लाइन एंड ऑर्डर क्या है, भ्रष्टाचार का नियंत्रण क्या है आपका, ये देखता है। और थर्ड में आपका हो जाएगा व्यवसायिक, व्यवसायिक जो आपका क्या होता है, व्यवसायिक आपका दक्षता देखता है। इसमें क्या देखेगा कि आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो गया, इनोवेशन कितना आ रहा है आपका, श्रम बाजार कितना है आपका, तो ये सब देखता है। फोर्थ में हमारा क्या देखता है, ये आपका अवसंरचना देखता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, मतलब संचार में, आपका शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परिवहन में, ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको ये देख के ये आयाम निकालता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आपका 39वां आएगा कम्पिटिटिवनेस में आपका इंडिया का रैंक, ओके। और फर्स्ट पे यहाँ पे आप पता ही है कि कौन है आपका, स्विट्जरलैंड है, कौन है, स्विट्जरलैंड है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस देश ने 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है आपका, ये किया है आपका यूएई ने, यूएई ने। इसके इसका मतलब क्या है कि मतलब ये क्या करेगा, इसका जो नाम है एआई आपका दारफा, दारफा, ठीक है, दारफा, धारफा, DHAFRA, दाफरा, दाफरा, ठीक है, दाफरा सोलर आपका फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, ठीक है, उसी के तहत ये क्या बनाया गया है आपका, क्या बनाया गया है, एआई दारफा, दारफा सोलर फोटोवोल्टिक, फोटो फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के तहत ये बना है, तो ये आप लिख दीजिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत, तो एआई दारफा जो होता है, धारपा सोलर फोटोवोल्टिक आपका प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया है। इसका जो क्षमता रहेगा, ये क्षमता रहेगा आपका 2 गीगाबाइट का क्षमता है, ठीक है। और पूरी तरह से ये क्या होगा, एक ही स्थान पर ये स्थापित होगा। इसका उद्देश्य क्या है आपका, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको बढ़ावा देना है। और यूएई का जो एक लक्ष्य है, यूएई का लक्ष्य है, जैसे सब देशों का लक्ष्य है कि नेट जीरो का जैसे हमारा जो लक्ष्य है नेट जीरो का 2047 तक है इंडिया का, और इसका जो लक्ष्य है आपका 2050 तक है कि नेट जीरो इमिशन करेंगे, तो ये इसका समर्थन करेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो हमारा चलते हैं कि वियना डिक्लेरेशन जो 2025 में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपका, वियना कन्वेंशन जो आपका किससे है, तो ये आपका है अंतरिक्ष सॉरी, ये डी से है, समुद्री जैव विविधता से। इसमें क्या है कि वियना जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, वियना डिक्लेरेशन एक क्या है कि वैश्विक घोषणा है, जिसको क्या है कि ये है एक्ट 9 मेयर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब सभी देशों के मेयर्स और राजनेता यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आए थे, सम्मेलन में आए थे, ठीक है, ये सभी के द्वारा अपनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे निपटने के लिए और पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये आपका वियना डिक्लेरेशन हुआ था, ओके, घोषणा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण करवाया, तो ये हमारा कौन करवाया, आपका आंध्र प्रदेश करवाया। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, इकोनॉमिक बेस्ड मतलब ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से असमानता, जाति आधारित समझना, मतलब उससे समझने के लिए ये किया गया है। नीति निर्माण में डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए किया गया है, ओके। और इससे क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक विकास योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में ये मदद करेगा, क्या, कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे। आगे बढ़ते हम लोग,
अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है क्या कि 2025 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? तो किसको किया गया? अभी आपका ये किया गया दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को। ये एफएटीएफ क्या होता है? तो एफएटीएफ जो होता है हमारा, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद टेरर फाइनेंसिंग जो होता है, आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने के लिए ये दिशा निर्देश और मानक तय करता है, स्टैंडर्ड तय करता है। जो इसके मानक को मानता है उसको ये मतलब ग्रे लिस्ट से, और एक इसका होता है, दो तरह की लिस्ट निकालता है, एक ग्रे लिस्ट निकालता है और एक आपका दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट में। तो जो नहीं मानता है वो मतलब मानने से इनकार कर देता है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, और जो थोड़ा बहुत ढिलाई कर रहा है इस मानक में तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देगा। तो अभी साउथ अफ्रीका को इससे बाहर निकाला, ठीक है। तो और इसका जो एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। और इसके स्थापना जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो याद रखिएगा पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, 1989 में स्थापना हुआ था G7 देशों के तहत, ग्रुप 7 के तहत आपका। और लगभग सदस्य जो देश है कितना है? 39 देश हैं, और प्लस में दो क्षेत्रीय संगठन है, एक हो गया आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, एक हो गया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखिएगा। और अभी किसको बाहर निकाला है आपको? दक्षिण अफ्रीका को। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गए प्रोजेक्ट सीबीडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीबीडीसी जो होता है आपका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है। इसी को क्या कहा जाता है? ये मतलब कागज जो या सिक्के का जो हम लोग अभी चलता है, उसका एक तरह से ये डिजिटल रूप होता है सीबीडीसी, ठीक है। कागज और जो सिक्के का जो चलता है ना, उसका ये क्या होता है कि आपका उसी का मतलब डिजिटल रूप कौन होता है? आपका सीबीडीसी। ये क्या कर रहा है? इसके मतलब इसको क्या कहा जाता है? सीबीडीसी को ई रूपी भी कहा जाता है, ई रूपी भी कहा जाता है, और ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो कैश है ना, कैश की निर्भरता को कम करना है, ठीक है। कैश कम करना है मार्केट में, सुरक्षित भुगतान करवाना है, सेफ्टी पेमेंट करवाना है, और रिटेल को और मतलब थोक लेन देन को सुगम बनाने के लिए ये थर्ड है। और चौथा क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है और टैक्स एवेजन होता है, जो टैक्स चोरी जो है नियंत्रण करना है, और डिजिटल इंडिया का जो पहल है उसको ये बढ़ावा देगा। तो 5 इसका उद्देश्य है, आप याद रखिएगा। पहला क्या है कि आपको कैश कैश जो है, कैश मतलब मार्केट में कैश को कम करवाना है, और दूसरा क्या है कि सेफ्टी पेमेंट करवाना है। थर्ड क्या है आपका रिटेल और थोक लेन देन को सुगम बनाना है। फोर्थ क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है और आपका टैक्स एवेजन है उसको उस पर नियंत्रण करना है, और डिजिटल इंडिया जो पहल चलाया गया उसको बढ़ावा देना है। तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपका अगस्त 2025 में चर्चा में रहा माउंट कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व, मतलब कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे संरक्षण के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो अभी क्या हुआ है हमारा, सिक्किम में है, ये आंसर है सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या हुआ कि कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसको यूनेस्को द्वारा आपको क्या दिया गया है? एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये कब स्थापना हुआ था कंचनजंगा वाला को? ये आपका हुआ था 2000 में हुआ था। किसके द्वारा? आपका यूनेस्को द्वारा, और यूनेस्को द्वारा प्लस में आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्र है 21,700 आपका सॉरी 2,179 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये क्या है कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है उसी का एक हिस्सा है। इसमें जो पशु पाया जाता है, आप याद ये लिख लीजिएगा, क्या कौन कौन पशु पाया जाता है? जैसे रेड पांडा हो गया, ठीक है, स्नो लिपर्ड हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया आपका, फिर हो जाता है आपका क्या, काला भालू हो गया, हिमालयन काला भालू, मतलब हिमालयन ब्लैक बियर, आपका तितलियां पाया जाता है। वनस्पति में क्या पाया जाता है? ओक, ओक, ठीक है, ब्रिक, विर्च, ठीक है, विर्क, ठीक है, वृक्ष। और फिर ये सब, और रोडोडेंड्रन रोडोडेंड्रन जो होता है वनस्पति पाया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा।
आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य अंधापन नियंत्रित यानी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला राइट टू विजन सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन बना है? आपका राजस्थान बना है। भारत में पहली बार ये ब्लाइंडनेस जो कंट्रोल पॉलिसी है, अंधता नियंत्रण नीति जो है लागू किया है, और जिसका उद्देश्य है कि राइट टू साइट यानी दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करना, माने देखने का अधिकार सुनिश्चित करवाना। इससे क्या है, पहल ये चलवाया है कौन? राजस्थान। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनाता है। और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है कि 1 के आज हमारा जो व्यूअर होना ही चाहिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे 1 के व्यूअर जरूर आप पूर्ति करवाइएगा, और प्लस में हमारा 1 के का आपका सब्सक्राइबर का भी मांग है इससे। तो मैं आप लोगों के लिए इतने बेहतर तरीके से, मैं भी तो आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ आप करें ही मेरे लिए, ठीक है? मैं भी इतना मेहनत करके ही लाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा लिया आपके लिए, मैं ले आया। बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, और हमारा चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल, उसको सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और इसको ये जो क्लास है उसको लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर बताइए करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो 2025 में अगला जो हमारा है, 2025 में नासा और इसरो द्वारा लॉन्च किए गए निसार उपग्रह क्या है का मुख्य उपग्रह का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करेगा आपका? निसार जो करता है क्या आपका, ये आपका करेगा पृथ्वी की सतह के परिवर्तन को निगरानी करेगा। ये क्या करेगा ना कि क्या पृथ्वी के भूकंप कैसे आ रहा है, ठीक है, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, ग्लेशियर जो हिमनद के ढांचे में बदलाव कैसे हो रहा है, और समुद्र और भूमि पर जलवायु प्रभाव क्या पड़ रहा है, कृषि, वनस्पति और पर्यावरण में बदलाव कैसे, ये सब क्या करेगा, ये निसार मॉनिटरिंग करेगा। निसार का जो फुल फॉर्म होता है आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा, एक मिनट आपको, नासा इसरो, ठीक है, एनआई से हो गया नासा इसरो, ठीक है। अब यहाँ पे एस से हो गया आपका सिंथेटिक, 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 ए से हो गया अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, और आर से हो गया आपका रडार है, ठीक है, रडार। ओके, ये नासा और इसरो मिलकर लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा, नासा और इसरो मिलकर लॉन्च किया है। इसका काम क्या करेगा? ये परिवर्तन को निगरानी करेगा, क्या भूकंप कैसे आ रहा है, वोल्केनो कैसे आ, ज्वालामुखी कैसे है, ग्लेशियर का ढांचा कैसे में बदलाव हो रहा है, समुद्र और भूमि पर जलवायु प्रभाव कैसे पड़ रहा है, कृषि वनस्पति पर पर्यावरण बदलाव को कैसे, मतलब बदलाव को कर रहा है, उसका ये निगरानी करेगा। अगला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अभी जो हुआ है विंटर ओलंपिक जो 2026 का जो तैयारी के बीच में 2025 में विश्व शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हमारा कहाँ किया गया था? आपका ट्यूरिन इटली में, ट्यूरिन इटली में। अब ये क्या है कि एक तरह का ये स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स को मतलब 18 मार्च से 9 मार्च तक खेला गया था। ओके, ओलंपिक गेम्स का स्टार्टिंग जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल जो समारोह है, इसको 4 साल पर, अंतर्राष्ट्रीय को 4 वर्ष पर करवाया जाता है। तो ये लिख लीजिए 4 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। इसका प्रकार जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक विंटर होता है और एक समर होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, और इसका इतिहास कहा जाता है, इतिहास है कि 776 बीसी मतलब ईसा पूर्व ग्रीस में ये प्रथा मतलब ओलंपिक गेम्स होते थे। आधुनिक जो स्टार्ट हुआ है आपका 1896 में ग्रीस एथेंस, एथेंस में, एथेंस मतलब कहाँ है? ग्रीस के एथेंस में ही पुनः शुरू किया गया। अब भारत पहली बार जो भाग लिया था इसमें, भारत कब भाग लिया था इसमें? 1900 में, 1900 में, ये भी याद रखिएगा। और पीटी उषा जो हो गए आपका, हमारे अभिनव बिंद्रा हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, ये सब क्या है आपका विजेता बने हैं। ओके, और एक होता है इंटरनेशनल आपका ओलंपिक, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका स्थापना कब हुआ था आपका? ये लिख लीजिएगा 1894 में, ठीक है, 1894 में कब हुआ था आपका आईओसी का गठन? आपका 1894 में हुआ था। ये क्या कर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये आपका हेडक्वार्टर है लुसाने या लौजाने, आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये आयोजना और प्रचार करता कौन है? आयोजक यही करता है आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और अभी इनका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है आपका? क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी आपका कॉन्वेंट्री, ठीक है, कॉन्वेंट्री, ठीक है, कॉन्वेंट्री, ठीक है, कॉन्वेंट्री है, ठीक है।
आपका क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है, आपका अध्यक्ष है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो क्रिस्टी क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है ना, कॉन्वेंट्री, ये है पहली महिला अध्यक्ष है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्या है कि आपका भारत सरकार द्वारा 2025 में घोषित मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, क्या है आपका मिशन शक्ति का, आपका अंतरिक्ष हथियारों का परीक्षण करना, मतलब टेस्टिंग स्पेस वेपन। क्या है कि मिशन शक्ति जो एक डिफेंस स्पेस प्रोग्राम है, इसका स्टार्टिंग कब किया गया था, आपका 2019 में किया गया था। क्या 2019 में। और इसमें क्या किया जाता है ना कि इंडिया का जो एंटी सैटेलाइट है, जो जिसको ए सेट बोला जाता है, उसका डिफेंस प्रोग्राम ये इंडिया का कैसा एंटी सैटेलाइट डिफेंस प्रोग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2025, मतलब इंटरनेशनल योगा डे 2025 का मुख्य विषय यानी थीम क्या था। तो ये क्या था, देखिए आपका यहाँ पे इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत यहाँ पे किया गया है। ये आपका क्या है, योगा फॉर आप लोग लीजिएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ, इसका विषय मतलब यह थीम था इस बार का 2025 का। ठीक है, और ये जो योगा इंटरनेशनल योगा डे आपका शुरुआत कब से हुआ है, 2015 से। आपका ये मनाया कब जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और ये क्या है, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति दिन होता है। ठीक है, संक्रांति दिन आता है, और दिन का मतलब 21 जून को सबसे दिन का सबसे लंबा जो समय होता है 21 जून को ही होता है। आप जब ज्योग्राफी में भी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे जानते होंगे कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून का ही होता है, जो ग्रीष्म काल का होता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है कि यूनेस्को ने 2025 में भारत के किस स्थल को अपनी अमृत सांस्कृतिक विरासत जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है या शामिल किया है, किसको किया है, बिहार के छठ पूजा। और 2025 में एक और हुआ है आपका दीपावली को। ठीक है, दीपावली को, तो ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और जान लीजिए कि अभी जो मतलब यहाँ पे ये कौन करता है आपका 2025 में ये मतलब शामिल हुआ है। ये मतलब किस आधार पे इंटेंजिबल इसको कहा जाता है कि जैसे मतलब डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, फेस्टिवल हो गया, पारंपरिक खेल हो गया, ये सब इसका क्या होता है, इंटेंजिबल में आता है। और योगा जो है, अभी योगा जो था आपका, इसको भी 2016 में इंटेंजिबल घोषित किया है गया है। आप लिख लीजिएगा, रामलीला जो है, रामलीला, ठीक है, रामलीला आपका जो होता है वो रामगंगा का, रामलीला ऑफ रामनगर का ये कब आपका किया गया था, आपका 2008 में, 2008 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। छौ जो डांस होता है, छौ डांस, ठीक है, छौ डांस मतलब छाऊ 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 2010 में शामिल किया गया था। और दुर्गा पूजा को जो कोलकाता का दुर्गा पूजा जो फेमस है, उसको 2021 में शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। 2025 में बिहार का छठ पूजा हो गया। और देखिए छौ डांस को आपका कब किया गया था, आपका 2010 में, यही मैं बताने वाला था। तो ये सब इंटेंजिबल में आपका आता है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं क्या, कि अगला हमारा जो क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि 2025 में परीक्षण की गई भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है था। तो ये रुद्रम 2 है। ठीक है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, ये क्या कार्य करेगा कि दुश्मन का जो रडार रहेगा ना, रडार उसका और संचार एवं रेडिएशन उत्सर्जन वाले लक्ष्य को ढूंढ कर क्या करेगा, ये मतलब उसको नष्ट करेगा। मतलब जो दुश्मन का रडार हो गया, संचार हो गया, और जो रेडिएशन उत्सर्जन वाले जो लक्ष्य होंगे, उनको ये क्या करेगा, आपका नष्ट करेगा। ये किसको द्वारा बनाया गया है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है कि स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जो साइड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या कितने हो गए, तो 950 मिलियन आपका लोग हो गया। भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता इतना है, याद रखिएगा, एक्टिव
अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2025 में भारत के साथ मिलकर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये कौन किया है? आपका डेनमार्क किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 2025 में इंटरनेट की सुरक्षा के लिए कौन सा नया एआई आधारित आपका बेस आपका किया है? तो ये मतलब क्वेश्चन जो लगाने के पीछे कुछ और था, लेकिन मैं आपके लिए ये नहीं ला पाया हूँ। ऐसा है ना कि 2025 में कोई भी ऐसा एआई बेस्ड लॉन्च आधारित नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन ही मतलब गलत है। अगला हम लोग जो चल रहे हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2025 में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई सारस, ठीक है, ई सारस 2.0, ठीक है। ये क्या है? एक डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसको क्या है कि आपको आपका दीनदयाल अंत्योदय, ये आपका नेशनल जो रूरल लाइवलीहुड जो है मिशन, उसके तहत ये क्या है आपका विकसित किया गया, किसको? ई सार्स को, ठीक है, ई सार्स 2.0 को। दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना के तहत क्या है, जो नेशनल रूरल, एक होता है नेशनल आपका मतलब ये है ग्रामीण के लिए, और एक होता है शहरी अर्बन के लिए भी है। तो ये दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल आपका लाइवलीहुड मिशन के तहत ये विकसित किया गया है। लक्ष्य क्या है इसमें कि मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका एसएचजी है, और ग्रामीण कारीगरों जो है गांव के जो कारीगर हैं, उनको उत्पाद को ना बाजार को क्या करना है कि आपको बाजार से जोड़ना है। किस तरीके से? ऑनलाइन बाजार से उनको जोड़ना है, ठीक है, ई सारस प्लेटफॉर्म द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है कि 2025 में चर्चा में रहा सिनाम्बुंग ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसमें सबसे बड़ा विस्फोटक देखा गया, किस देश में स्थित है? तो ये किस में है आपका? आपका कहाँ है? ये आपका इंडोनेशिया में है, सुमात्रा आइलैंड पे इंडोनेशिया में है, तो सुमात्रा में है आपका। ये क्या है आपका? ये कैसा है आपका जो ज्वालामुखी है? एक्टिव 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 मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आपको वोल्केनो के बारे में अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी का मेरा बैच चल रहा है आपका रात 9 बजे से, जो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो टॉपिक वाइज है, अभी आपका वोल्केनो हो गया है, आपका अर्थक्वेक हो गया है, आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया है आपका, और आपका प्लेट टेक्टोनिक भी खत्म हो गया है। मतलब आपका उसमें टॉपिक वाइज ही चल रहा है, जो पूरे एनसीईआरटी को कवर करते जा रहा है। तो प्लीज़ आप जिनको भी पढ़ना होगा, अगर एनसीईआरटी जो भी करना चाहते हैं, वहाँ पे जाएँगे, और जिन्हें आप जानते हैं उन्हें भी आप बताइएगा कि यहाँ पे वेब्स अकेडमी पे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्टडीज चैनल पे होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या था आपका क्या करेगा आपका? इंडोनेशिया में है, ठीक है, और इसमें भारी विस्फोट हुआ है, ठीक है, जिससे क्या है कि वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं ना, वहाँ से दूर जाने के लिए मजबूर हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 2025 में किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा जो किया है, इस सब में से किसी को नहीं किया है, ये ऑप्शन गलत लग गया है। ये सेनेगल जो है, सेनेगल कंट्री है, उसको किया गया है। और ट्रैकोमा कैसा आपका बीमारी है? एक संक्रामक रोग है जो आंख का बीमारी है, ये याद रखिएगा। ट्रैकोमा क्या है आपका? आई से संबंधित है, आई से संबंधित बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका ट्रीटमेंट ना होने पर, अगर ट्रीटमेंट ना हुआ तो क्या होता है कि आप मतलब इसमें अंधा बन जाता है, मतलब ब्लाइंड ब्लाइंड हो जाएगा, मतलब अंधत्व तक ले जा सकता है। और डब्ल्यूएचओ ने आपका सेफ एक करके इसका रणनीतिक मतलब कार्यक्रम है सेफ करके। सेफ का जो मतलब हो गया कि सर्जरी, एंटीबायोटिक्स और फेशियल क्लीनलाइनेस जो होता है, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट के तहत ही सेनेगल को फ्री घोषित किया है। तो ये भी याद रखिएगा किसके? डब्ल्यूएचओ। इतना तो याद रखिएगा कि सेफ रणनीति जो है, एसएफईई मतलब रणनीति के तहत इसको क्या किया गया है आपको? इसका मतलब ट्राइकोमा फ्री घोषित किया गया, किसको? सेनेगल को, ठीक है, सेनेगल देश को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अभी भारत को ये सबको नहीं घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं
कि आपका अगला क्वेश्चन जो है कि भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क जो सी वेड पार्क जो होता है शैवाल है वो किस राज्य में पूर्ण रूप से संचालित है? तो किसमें है आपका ये तमिलनाडु में है। तो ये कौन सा तमिलनाडु में भारत का पहला जो सीवुड पार्क जो खुला है ना कहाँ है आपका तमिलनाडु में ये मल्टीपर्पज के रूप में स्थापित किया गया है ताकि वहाँ का सीवीड जो है आपका कल्टीवेशन हो सके उसका प्रोसेसिंग हो सके और कोस्टल रोजगार का बढ़ावा मिल सके इसके लिए ही वहाँ पे पार्क हो सके। सीवीड ये क्या होता है ना ये सागरीय पौधा होता है जैसे शैवाल मतलब समुद्री शैवाल होता है जो समुद्र तट के पास ही उगता है ये क्या सीवीड ठीक है समुद्री शैवाल ठीक है तो इसको करते हैं और इसका जो उपयोग होता है ना आप ये उपयोग भी जानिएगा उपयोग ज्यादातर पूछता है उपयोग क्या होता है कि जैसे फूड में मतलब खाने योग में क्या करते हैं जैसे सूप बना जाता है तो सूप में आपका सॉस जो सॉस होता है ज्यादातर जापान कोरिया में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है आपका फूड के माध्यम से ऐसे मेडिसिन में होता है आपका हेल्थ प्रोडक्ट में होता है आपका इंडस्ट्री में हो गया तो इस सब में भी ये इसका उपयोग होता है तो आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आपका टिम बर्नर्स ली जो है टिम बर्नर्स ली है जो 2025 में चर्चा में रहे ने इंटरनेट के किस पहलू को पूरी तरह से बदलने के लिए सॉलिड प्रोजेक्ट का विस्तार किया देखिए सबसे पहले सॉलिड का फुल फॉर्म होता है सॉलिड का फुल फॉर्म होता है तो आपका सॉलिड से हो गया ना कि ये क्या हो गया कि इसका सोशल सोशल लिंक्ड लिंक्ड डाटा ठीक है इसका फुल फॉर्म हो गया सोशल लिंक डाटा ये क्या है एक वेब वेब के डिसेंट्रलाइजेशन परियोजना है जिसमें क्या हुआ कि टिम बर्नर्स ली ने क्या किया है विकसित किया है ठीक है इसका उद्देश्य क्या है कि वेब के पारंपरिक केंद्रीकृत संरचना को बदल देना है और इससे क्या होगा ना कि जैसे आप यूजर है मतलब उपयोग करता है वो अपने अपना जो डाटा है या डेटा है उस पर आप पूरी तरह से नियंत्रित है ये नहीं कि आपके फोन में अगर कुछ भी है तो मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग किया है वहां से डाटा नियंत्रित नहीं है इससे क्या होगा आपका साइबर अपराध भी घटेगा ओके तो इसलिए बनाया गया है अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कह रहा है आपका ये मैं आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद मैं इसका और भी जो मेरे पास है देखिए जैसे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा एक मिनट ये आपको पता चल रहा होगा कि 110 पेज है यहाँ पे तो हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं ये आपको लास्ट करवाऊंगा क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना मुझे अपलोड करना पड़ता है लाइव में मेरा तो रहता नहीं है तो इसलिए इसको मैं आगे करवाऊंगा ठीक है तो आज ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि इसरो ने 2025 के रोड मैप के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बीएस हो गया भारत आपका अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च करेगा तो ये कब तक लॉन्च करेगा आपका 2028 तक करेगा और 2035 में जो दूसरा होगा अन्य तैयार होगा ये कहाँ करेगा आपका लो अर्थ ऑर्बिट में ठीक है लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग आपका 400 किलोमीटर ऊंचाई पे ये लॉन्च करेगा तो आज के लिए बस इतना ही आपको कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए और एक 1 के व्यू मुझे चाहिए इस पर और 1 के आपका सब्सक्राइबर की भी आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कीजिएगा तभी मैं आपके ये इस सब्सक्राइबर से और व्यूअर से मैं मोटिवेट होकर मैं और आपके लिए अच्छे से मैं ला सकता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद फिर मिलेंगे ठीक है